24 जुलाई को शुरुआत के साथ ही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की शुरुआत के दौरान ही हो गई गड़बड़ियां। कई जगह हो गए पेपर रद्द और कई जगह टेक्निकल ग्लिचेस, एग्जाम सेंटर्स से जुड़ी तकनीकी खराबियों का भी कई छात्रों को सामना करना पड़ा। हमारे साथ इसी सब पर बातचीत करने के लिए पॉपुलर टीचर अभिनय शर्मा मौजूद हैं। अभिनय जी, न्यूज तक पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। अभिनय जी, मैं देख रही थी कि 2-3 दिन से आप टीचर्स भी लगे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक आम दर्शक के लिए अगर इस पूरे मसले को समझाना चाहें कि एसएससी का एग्जाम कैंसल होने के पीछे कई जगह टेक्निकल ग्लिचेस बताए गए, कई जगह एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स पहुंचे 500-600 किलोमीटर दूर, तो वहां कह दिया गया कि आपका तो एग्जाम रद्द हो चुका है। तो इस तरह की चीजें इतने बड़े एग्जाम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आपकी लंबी लड़ाई रही है, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहूंगा कि एसएससी ने एक नई एजेंसी को 1 से 80 दिनों के ट्रायल पे रखा है। आप सोचिए, जी। यहाँ सरकारें एजेंसियों को ट्रायल पे रख रही हैं। ट्रायल हम्म। पे बच्चों के भविष्य को कुचला जा रहा है, जिसको एजेंसी के ऊपर पहले से इतने आरोप लगे हों, चाहे वो व्यापम घोटाले वाला हो। एमपी में पटवारी एग्जाम का आपको पता होगा कि कितना बड़ा मुद्दा बना था, पेपर लीक थे, जी। एक ही सेक्टर से बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड थे। ये वही एजेंसी है जो इस बार पेपर करा रही है, जिसको जिम्मेदारी एसएससी ने दी है। ये ब्लैक लिस्ट भी पहले हुई थी 2 साल के लिए सिर्फ। यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी ने गलत किया है, कितने बच्चों के भविष्य को खाया है, लेकिन अगर वो 2 साल के लिए उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद वो फिर से आ जाएगी मैदान में और सीना चौड़ा करके कि अब हम और गलत करेंगे। आप बताइए, इन्होंने 24 तारीख से जो एग्जाम होना था उसके एडमिट कार्ड जारी किए हैं 16 को। एडमिट कार्ड का इतना बुरा हाल है, किसी बच्चे का नाम नहीं है, किसी के पास सेंटर हम्म। नहीं। एक बच्चे का जो ग्रेजुएट लेवल वाला बंदा है, वो तीनों एग्जाम देगा, एक ही दिन में होने चाहिए, हम्म। सुबह दोपहर शाम, लेकिन उसके 2 एग्जाम एक दिन में, तीसरा उसका 6 दिन बाद है। रात को 1 बजे मैसेज आता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है। क्या वजह है नहीं पता। खेतों में सेंटर है, सेंटर के बाहर भैंस बंधी हुई है, सेंटर के सेकंड फ्लोर पे डीजे बज रहा है, शादियां हो रही हैं। यानी एक कमरा जिसके अंदर 10-12 कंप्यूटर, पुराने कीबोर्ड माउस रख के इन लोगों ने सेंटर बना दिए और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हम इतने सालों से यही आवाज उठा रहे हैं कि पूरा एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड हो चुका है। चाहे वो सरकार हो, चाहे कमीशन, चाहे ये एजेंसियां, सब युवाओं को नौकरी देने के बजाय उन्हीं को पैसा कमाने का साधन बना लिया है। आज से 5 साल पहले ये लोग कहते थे सीईटी लेकर आएंगे, बाद में इनको पता चला सीईटी लेकर आएंगे, बच्चा एक ही फॉर्म भरेगा, सब कुछ एक हम्म। ही, और हम पैसा कैसे कमा पाएंगे। आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इतने खोखले वादे दे देकर इन्होंने देश को लूटने की जो हद है वो एकदम पार कर दी है। आपको मैं बताता हूं कैसे रेलवे में, आपको पता होगा, बच्चों से 400-400 रुपए ज्यादा लेकर के बोला गया बाद में लौटाएंगे, और कई करोड़ बच्चों का 400-400 रुपए रेलवे कई सालों तक दबाए रखा रहा। सोचिए कितना ब्याज उसका रेलवे ने खाया होगा, किस तरीके से ये लोगों से ही पैसा कमा रहे हैं। एसएससी जैसा कमीशन, हम लोगों ने भी एसएससी क्लियर किया है 2012-13 में, तब सवाल गलत नहीं आते थे। बट आज ये लोग गलत सवाल पूछते हैं, प्री में, मेंस में 20-20 तक सवाल गलत चले जाते हैं। एक बच्चे से कहते हैं आप बताओ कि अगर सवाल गलत है तो 100 रुपए दे के बताओ। एक बच्चे से वहां कमीशन 2,000-2,000 रुपए कमा रहा है। और ये सिर्फ एसएससी नहीं, और भी जगह का यही हाल है कि 100 रुपए दोगे और बताओ कौन सा गलत है। अभी जो एजेंसी आई है, आपको मालूम है, वो 500 किलोमीटर सेंटर दे रही है, जबकि आप हम्म। 3 सेंटर भराए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 भराने के बाद भी आप उसको उसकी मनमाफिक सेंटर नहीं दे पा रहे हो। चलो नहीं दे पा रहे हो, उन 3 के आसपास दे देना। जम्मू कश्मीर वाला बच्चा दिल्ली आ रहा है, दिल्ली वाला हम्म। बच्चा जम्मू कश्मीर जा रहा है। तो क्या आपने मजाक बना दिया पूरे एग्जाम सिस्टम का। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो आप बैग लेकर आओगे उसको रखने का हम 100 रुपये या 50 रुपये चार्ज करेंगे। उसको रखने का ये लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं। 6 दिन पहले, 7 दिन पहले तुम सेंटर्स बताते हो कहाँ एग्जाम लोगे। बच्चा कैसे अपनी ट्रेन करे, उसके पास इतना पैसा तो जी। है नहीं कि वो यूं ही चले आए, फ्लाइट पकड़ी और चला आया। तो 7 दिन 6 दिन पहले ये बताना और इतनी दूर एग्जाम लेना, उसके बाद रात को 1 बजे मैसेज कर देना कि पेपर कैंसिल हो गया, मत आना, जबकि इन्होंने एडमिट कार्ड पे खुद लिखा हुआ है कि एक दिन पहले जाके सेंटर चेक कर लेना।
फिर तुम रात हम्म। को 1 बजे मैसेज करके कह रहे हो कि पेपर नहीं होगा, वापस चले जाओ। उसमें भी कोई रिग्रेट नहीं है कमीशन का, कमीशन सीधे लिख देता है वेबसाइट पे आके, पेपर कैंसिल हो गया, 28 से शुरू करेंगे दोबारा से, बार बार वेबसाइट चेक करते रहना। व्हाट द हेल इज दिस? हम्म। नरक बना दिया एग्जाम सिस्टम को इन लोगों ने। जी, अभिनय जी, इसमें पूरी जो आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया कि वेंडर को लेकर खास तौर पर दिक्कत है। इससे पहले अगर इस विषय को समझे, इससे पहले करीब 3 साल तक इस एग्ज़ाम के लिए टीसीएस वेंडर हुआ करता था और अब इस साल से वेंडर हो गया एडिक्विटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी जी। क्या वेंडर वेंडर के पास क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ रहती है, अगर आप समझा पाएँ? क्या एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट करना, माउस, कीबोर्ड वो सब तो है ही, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी आपको जो भी आपको कंप्यूटर मिल रहा है, वहाँ माउस मिल रहा है, जो भी आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया जाता है, वो सब वेंडर के हाथ होता है। लेकिन क्या इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट करना, क्या ये भी वेंडर्स का ही काम होता है? जी, ये भी वेंडर का ही काम होता है और कई सारे काम हो सकते हैं। जैसे टीसीएस के टाइम पे एग्जाम भी जी, टीसीएस ही बनाती थी। जी। अभी एडीक्यूटी के टाइम पे ये एग्जाम नहीं बना रही। इस बार एसएससी ने एग्जाम बनाने के लिए अलग एक कंपनी को रखा है और बोला एआई से पेपर बनेगा, और उस एआई का इतना हुँ, बुरा हाल हुआ है कि इतना पेपर रिपीट हो रहा है, 60-70% पेपर तो एज इट इज आ रहा है। सोचिए आज पांच हुँ, पांच हजार 6-6 हजार करोड़ की कंपनियां देश में भी पूरी तरीके से एआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, और ये टुच्ची से कमीशन एआई का इस्तेमाल करके पेपर बनाएंगे। मतलब इन्होंने तो ठेका लिया है बच्चों के भविष्य से खेलने का, हर एंगल से खेल रहे हैं। सेंटर खराब, पेपर में रिपीटेशन इतना ज्यादा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। 2025 में हम बैठे हैं, भारत डिजिटल इंडिया बनने के दौर में। भारत डिजिटल इंडिया के नाम पे सिर्फ यही हुआ है कि आप एक गन्ने के जूस पे 20 रुपए पेटीएम करके उसका पैसा चुकता कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया के नाम पे। और कुछ नहीं हुआ। सोचिए आज 2025 में हम लोग युवा आज माउस और कीबोर्ड के लिए झगड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये हुँ। वाली दिक्कत माउस कीबोर्ड की टीसीएस में नहीं थी, वहां भी ये दिक्कत थी। और उसी के लिए हमारी विनती थी कि भाई इस चीज को ठीक करो, अगर आप नहीं करा सकते हो तो ऑफलाइन करा दो। यूपीएससी ऑफलाइन करा रहा है, आ जाओ हुँ। वापस, कह दो कि अभी इंडिया उतना डेवलप नहीं हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम ले सके। लेकिन क्या कमीशन चाहे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर चाहे, तो क्या वेंडर अपॉइंट ना करके अपने हाथ में अगर इस तरह का मिसमैनेजमेंट वेंडर्स के ज़रिए किया जाता है, तो क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सारा जो लेखा-जोखा एग्ज़ाम का तैयार करना, कंप्यूटर देना, वो सब अपने हाथ में नहीं ले सकता क्या? नहीं, वो बहुत मुश्किल है आज के दौर में तो, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार या भारत सरकार के हुँ, कमीशन बहुत कमजोर हो गए। प्राइवेट कंपनियां इनसे आगे निकल गई। इन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी अपने आप को मजबूत बनाने की। इनको लगा कोई चीज कमजोर हो रही है, इसको बेच दो। उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया लास्ट 15 साल में भारत सरकार ने। तो इन्होंने सोचा ही नहीं कि आगे आने वाला वक्त सब कुछ ऑनलाइन का होने वाला है, तो हम भी अच्छा सेटअप डेवलप करें। आज भी आप देखेंगी तो एक डीएम ऑफिस में हुँ, जाएंगे तो पता चलता है फाइल ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। अभी तो हुँ। ये पूरी तरीके से हर चीज में ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो ये जी। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है कि एसएससी अपने लेवल पे पूरा एग्जाम करा पाए। लेकिन ठीक है, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है अगर और कंपनियां, ऐसी प्राइवेट कंपनियां अवेलेबल हैं। लेकिन आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक करिए कि वो पहले कितने सक्सेसफुल एग्जाम करा पाई या नहीं करा पाई, उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, ये सब तो आप ऑडिट करेंगे या नहीं है। किसी को भी आंख बंद करके कोई कहेगा कि मैं 2 रुपए में एग्जाम ले लूंगा, आप उसको दे देंगे काम करने के लिए? हुँ, और आपकी उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज आप बताइए, जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ये कमीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम और आप कितना भी चिल्लाते रहें। आज आप मुझसे सवाल कर रही हैं, बच्चों से सवाल कर रही हैं। वो दौर कहाँ गया जब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप चेयरमैन साहब से जाके पूछें कि हुँ, बच्चों को इतने सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? आगे अभी 13 दिन बाद सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, 30 लाख लोगों ने हुँ। पढ़ा है। उसकी हालत तो और बदतर हो जाएगी और चेयरमैन आपको जवाब देता। लेकिन वो दौर ही खत्म हो गया भारत से, जहां आप किसी से जाके सवाल पूछ सकते हैं जो जिम्मेदार आदमी है। मैं प्रॉब्लम बता सकता हूं और मैंने सरकार चुनी है जो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। उससे हम बात कर ही नहीं पा रहे, उस तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे। जी। अच्छा अभिनय जी, ये जो वेंडर्स का सिलेक्शन होता है या टेंडर देने की जब बात होती है, तो सरकार किस तरह का नफा-नुकसान देखकर सिलेक्शन करती है? मान लीजिए टीसीएस का जब सिलेक्शन किया होगा और अब एडिक्विटी का सिलेक्शन किया गया है। क्या मापदंड होते हैं? क्योंकि आप साफ-साफ कह रहे हैं कि कई चीटिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं इस एजेंसी पर।
एकदम एकदम सही पूछा आपने। मापदंड तो बहुत सारे होने चाहिए, बट जिस हिसाब से इन्होंने कंपनी को चुना है उस हिसाब से तो एक ही मापदंड नजर आ रहा है कि इन्होंने पैसा देखा है कि भैया वो 370 रुपए में एग्जाम कराती थी, ये 220 में करा रही है, इसको ले लो। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर पहले भी पेपर लीक हुँ, के एग्जाम लगे हैं, ये सब हुआ है, तो कल को ऐसा ना हो कि ये सब फिर दूसरे रास्ते से पैसा कमाए। और वही चल रहा है। जब भी कोई ऐसी कंपनी आती है, तो जहां तक हम लोगों को लगता है वो इतना हुँ, आसान नहीं है उसका आना। वो बिना सरकार की सिफारिश, बिना सरकार के सोर्सेस के नहीं आ पाती है। टीसीएस को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था इस छोटी सी कंपनी के लिए, बहुत छोटी कंपनी है। अच्छा स्टेट एग्जाम कराती थी उनको भी ये ठीक से नहीं करा पाई है, स्टेट एग्जाम को भी सोचिए। इतने जी। खराब खराब ये लोग सेंटर्स बना रहे हैं। मतलब हम लोग वो कहते हैं ना कि चेयरमैन साहब से मिले थे, इतनी सारी समस्याओं को लेकर मिले थे, अब वो तो हम भूल गए। अब हमें ये कीबोर्ड और माउस की लड़ाई करनी पड़ रही है। एक युवा के हुँ, मानसिक स्तर को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो छोटी छोटी चीजों को भी जीत समझने लगे, बाकी चीजों पे तो हुँ, उंगली उठा ही ना पाए। रिजल्ट में गड़बड़ी, ये सब क्या है? ये सब स्कैम करने के नए नए तरीके हैं, ताकि आपका ध्यान भटकाया जा सके। आप छोटी हुँ। छोटी चीजों में फंसे रहेंगे, उधर बड़ा स्कैम होता रहेगा और ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आपकी जगह और आपकी बंदी दोनों ले गया। जी। अच्छा, अभिनय जी, इस बीच कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चिंता जताई थी। उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछा था। ये कहा था कि इस परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। इसके साथ ही जो दूर दूर एग्जाम सेंटर दिए जाते हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार से उनकी सिस्टम की खामियों को लेकर सवाल पूछे थे और कहा था कि ये सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ ये विश्वासघात बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सोशल मीडिया पर छात्रों की बात को देख रहे होते हैं, तो क्या सरकार नहीं देख सकती सोशल मीडिया पर? अगर नेता प्रतिपक्ष देख सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि चेयरमैन से भी सवाल होने चाहिए, तो आखिर सरकार ये नोट क्यों नहीं कर सकती ये बेसिक बात कि कितनी असुविधा और छात्रों के भविष्य पर कैसे प्रश्न चिन्ह लग गया, उन छात्रों के भविष्य पर जिनका खासतौर पर लास्ट अटेम्प्ट था। बिल्कुल, और ऐसा हर बार हो रहा है। 2023 में भी लास्ट अटेम्प्ट वालों की बलि हम्म, चढ़ गई, 2024 में भी कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। हर एक साल कितने हजारों बच्चे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट हम्म, होता है और उनके सपने कुर्बान हो जाते हैं। देखिए, बात आपने नेता प्रतिपक्ष की कही, नेता प्रतिपक्ष को भी इतने दिनों बाद ये चीज दिखी है। इस चीज पे तो नेता प्रतिपक्ष को हर दिन मानसून सत्र में आवाज उठानी हम्म, चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। खाली ट्वीट करने से देखिए अब वो दौर नहीं रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सरकार को ये लगने लगा है कि हमें वोट देने वाले, हमें सरकार में लेके आने वाले हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस हम्म, खराब सिस्टम, इस एग्जाम सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम से हमारे वोटों का, हमारी कुर्सी का कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। मैं तो यहां तक समझ गया हूं कि अगर मानसून सत्र या फिर किसी संसद में भी ये आवाज उठ जाए। आजकल संसद में क्या होता है, आवाज उठी, एक नेता ने बोला, दूसरे ने रख दिया, थोड़ा बहुत एक दो एंटरटेनमेंट नमूने भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मजाक में हर बात को ले जाते हैं, वहां कोई जवाबदेही तो होती नहीं है। आप बताइए, होती है? अगर राहुल गांधी जी आज मानसून सत्र में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी चुनाव में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या फिर ओम बिरला साहब ये कहते हैं, अमित शाह जी बताइए ऐसा हो रहा है? फिर अमित शाह जी क्या ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो राहुल जी आप हमें बताइए, हम इन प्रॉब्लम्स का निदान करेंगे। वहां तो सिर्फ एक बोलने का कार्यक्रम है। राहुल जी ने 5 मिनट बोला किसी बात को लेके, वो बात वहीं खत्म हो गई। अमित शाह जी आए, उन्होंने अपनी तारीफ में 4 बातें बोली, वो बात वहीं खत्म हो गई। और बस ऐसे ऐसे करके मेज पिट गई, दैट्स इट। आप मुझे बताओ ना, सोल्यूशन कहाँ निकला? या किसने कहा कि भाई सोल्यूशन निकलेगा? जब आज आपको पता है कि एग्जाम सिस्टम में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, आप क्यों नहीं एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बना देते और ऐसे हम्म, लोगों को बिठा देते जिनको उसका अनुभव है? इन लोगों को तो पता ही नहीं है। राहुल गांधी भी कोई इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो भी इस प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझेंगे कि उन्होंने कभी एसएससी का एग्जाम दिया, उनको पता है कि दिक्कत है क्या। ऊपर तक तो ये लगता है कुछ है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, हम्म। बस ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लोग तो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, इतना बड़ा देश है। इस तरीके से बस युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, दैट्स इट।
हर जी। कोई ये कह रहा है, आप भी यही कह रही हो सुधार होने चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूं सुधार होने चाहिए, राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं सुधार होने चाहिए। सुधार हम्म। करेगा कौन? उस पे तो कोई जवाब नहीं मांग रहा कि सुधार हम्म। होंगे कैसे और करेगा कौन। इसके लिए तो कोई जवाबदेही ही नहीं है। वो क्या है ना कि हम आज सोचते हैं, जो मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले वीडियो में भी कही थी, कि देश बहुत सही हाथ में है, बट देश सही हाथों में नहीं है। वो एक टीम बन ही नहीं पाई अच्छी, जिसकी जवाबदेही हो अपने प्रति, अपने कामों के प्रति। जैसे रेल मिनिस्टर एक अच्छा नहीं बन पाया जिसकी जिम्मेदारी रेल के प्रति हो, कि अगर उससे दो गलतियां होती हैं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, यहां तो आपको एक ही काम करना है, जय जय मोदी जी, जय जय मोदी जी। अगर आप कर रहे हैं तो आप बने रहेंगे और आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप गलत कर रहे हैं। और यही कर रही है सरकार। आज सोचिए, एक मध्य प्रदेश चलाने के लिए एक ऐसे आदमी को चुन लिया गया है जिसका राजनीति में कोई बहुत अनुभव नहीं है। आप बताइए, आज एक डीएम बनने के लिए भी आपको यूपीएससी पास करना पड़ता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तब आप डीएम बनते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री पता नहीं है, किसी को भी बना दिया जाएगा। उसका कोई राजनीतिक अनुभव कितना रहा है, नहीं रहा, उसने कितने काम किए, ये क्या हो रहा है देश में। अब कल को आप देखना, एमपी में पहले तो भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां आएंगी तो वही सब सुनने को मिलेगा, लीक हो गया। जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री साहब जवाब ही नहीं देंगे। उनको जवाब हम्म। सिर्फ एक ही आदमी को देना है, मोदी जी को। सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को मोदी जी का बर्थडे विश कर दिया। यही सब ये लोग आपस में ही खेल कर रहे हैं। किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। इनको देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आप इतना ट्विटर चलाती हैं, आप जरा इन मुख्यमंत्रियों का, आप भजनलाल शर्मा जी का ट्विटर अकाउंट हम्म। खोल के देखिएगा कि उन्होंने राजस्थान की समस्याओं पे कितना ट्वीट किए हैं और कितना जिक्र किए हैं। यार, ये लोग तो हम्म। उन राजाओं से भी परे निकल के बस दे आर सेलिब्रेटिंग हिज कुर्सी, कि भाई हम तो कुर्सी पे हैं, हमें बस इस चीज को जीना है। इतना इंपॉर्टेंट मानसून सत्र चल रहा है, मोदी जी है ही नहीं वहां। उनकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आज जो संसद में 545 एमपी बैठे हैं ना, उन, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट उनका वैल्यू, औकात नहीं बोलूंगा मैं, बट उनका वैल्यू इतना छोटा सा है कि उनके बोलने ना बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ एक ही आदमी बोलेगा, फर्क पड़ेगा, वो है मोदी साहब। यानी हम्म। क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं? वो तो खुद के दम पे बेचारे जीत के भी नहीं आए हैं। वो कैसे बोलेंगे? वो सब खुद मोदी जी के दम पे जीत के आए हैं, तो उनको तो मोदी जी की, एक गांव का विकास आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी कर सकते हैं? वो तो गांव का मुखिया करेगा। लेकिन वही गांव का वो मुखिया मोदी जी के दम पे जीतेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है गांव के जी। विकास से। प्रॉब्लम इज जी। दैट। तो अभी बहुत देश को बदलने की जरूरत है। हम सब बहुत गलत दिशा में चले गए। जो चैनल पे आपके लोग देख रहे हैं, मुझे उन सबसे भी विनती है कि आप भी गिरेबान में झांक के देखिए, अपनी सोच को समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्यों? आपको पता है, अभी टीसीएस ने एआई का नाम दे करके 12,000 लोगों को निकाल दिया कि अब जरूरत नहीं है। 8-8 साल, 10-10 साल से वो लोग काम कर रहे थे, आपने उनका इस्तेमाल किया, आज बाहर कर दिया। अगर एआई आ हम्म। गया था तो आप उनको दूसरी टाइप की ट्रेनिंग देके जॉब पे रखते। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपने किसी को बेरोजगार कर दिया। 42 साल का बाप जिसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कहां से वो पैसे भरेगा? फिर लोग कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं, आप प्राइवेट में हमें वो सिक्योरिटी दिला दो कि हमारी हम्म। जॉब जाएगी तो हम प्राइवेट भी कर लेंगे। तकलीफ तो यह है कि टीसीएस जैसी कंपनी जब निकाल दे रही है तो लोगों की मजबूरी बन जा रही है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ भागे। जी। आज लोगों का मन 25-25 साल, 15-15 साल चीफ मिनिस्टर, 25-25 साल उनको पीएम बनना है, तब मन नहीं भर रहा है। और यहाँ हमारे अग्निवीर हम्म। को 4 साल बाद आप रिटायर कर दे रहे हो। यहाँ 12-12 साल के बाद आप सोच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखो और उनको निकाल दो अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे। अब आज की सरकार भी ठीक काम नहीं कर रही, ये क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? हमें से क्यों नहीं निकाल पा रहे? चलिए, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर तो इन सब चीजों को लेकर के। आप पूछिए आगे क्या और सवाल पूछना चाहते जी। मेरी मुख्य बात जो है वो छात्रों के जो उन्हें फेस करना पड़ा टेक्निकल ग्लिचेस और एग्जाम सेंटर को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है एग्जाम सेंटर पास में दे देना? क्यों 500 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है? हैं? इसकी वजह तो उतनी क्लियर हो नहीं पा रही है। बस यही समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ शायद एआई से हुआ है, ऑटोमेटिक हुआ है। इनको पता ही नहीं हम्म। था कि ऐसा हो जाएगा और एआई ने अपने आप जिसका जहां मर्जी हुआ वहां सेंटर डाल दिया। ऐसा हुआ है। इसमें इनकी कोई मंशा समझ में नहीं आ रही, बस इनका मिसमैनेजमेंट और गलत तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना ही रीजन दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं। जी। अभिनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और आपने खुद एसएससी। राहुल जी। गांधी नेता प्रतिपक्ष और राजनीति की बात की तो हमें बोलना पड़ा। और मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा, हम्म। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार टीचर हैं,
ये राजनीति कर रहे हैं, हुँ। ये भी कमेंट में आएंगे। मैं उन लोगों के लिए भी कहता हूं कि शिक्षक अगर राजनीति पे बोले तो चुपता है, लेकिन जब नेता शिक्षा से खिलवाड़ करे तब आप चुप रहते हैं। राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने वालों की हुँ। नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने वालों की भी होती है। और अगर किसी शिक्षक की आवाज सत्ताओं को हिला रही है तो शायद वो पढ़ा भी सही रहा है और जगा भी सही रहा है। तो हम पढ़ा भी रहे हैं और जगा भी रहे हैं। जहां चुप रहना फैशन हो, वह सवाल करना सबसे जरूरी काम है। गुरु अगर राजनीति ना करे तो नेता एजुकेशन पॉलिसी बना देगा। है, गुरु यहाँ राजनीति ना करे, शिक्षक अगर चुप रहे तो कहा जाएगा डरपोक है, बोलेगा तो कहा जाएगा नेता है। शायद आपको आदत हो गई है हाँ में हाँ सर हिलाने वालों की, वरना जो शिक्षक सच बोले, जो राह दिखाने वाला है, वो राजनीति करने वाला नहीं कहलाता। उसका फर्ज है राह दिखाना। जी। थैंक यू। जी, अभिनय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। एसएससी की तरफ से फिलहाल तमाम गड़बड़ी, मिसमैनेजमेंट, बदइंतज़ामी पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है। आप भी अगर एसएससी के छात्र हैं, आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ तक के साथ।